हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज के कॉमिक्स हैं नागराज और बुकाकू, जो कि नागराज और सुपर कमांडो दोनों की कॉमिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अफ्रीका के जंगल में ये सपेरा कोई बड़ा यज्ञ कर रहा था। मुझे नागराज का राजा वासुकी चाहिए। सपेरे ने डाली यज्ञ की अग्नि में आहुति। इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह वासुकी को स्पर्श करने में लगा हुआ था, किंतु उसके मंत्र और आयुध से कुछ काम न आने वाला था। ये देख उत्तेजित हो उठा सपेरा। हे नाग सम्राट, अब मैं अपनी जीभ अग्नि के हवाले कर रहा हूं। और अगले ही पल कटी हुई जीभ हवन कुंड में अग्नि की ओर लपकी, किंतु सपेरे की जीभ वह लप लपाती हुई अग्नि को छू भी ना सकी। अब प्रकट हुए वासुकी। वासुकी की कृपा से सपेरों की जीभ वापस जुड़ गई। भगवान, मुझे शक्ति खंडक प्रदान करो। कृतक करे। शक्ति खंडक तो समत नाग जाति की अमानत है, वह तुम्हें नहीं दे सकता सपेरे। और कुछ मांग लो तो प्रभु, मेरी बीन में वह ताकत भर दीजिए कि मैं किसी भी सर्प को अपने वश में कर सकूं। वासुकी मुंह से निकला तथास्तु, और शक्ति किरण उसके हाथ में निकलकर उस अद्भुत बीन में समा गई। सपेरे ने बीन उठाई और उसे बजाने लगा। क्या क्या कर रहे हो तुम? ये रुक जाओ। बीच की मस्त धुन में वासुकी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। रुक जाओ सपेरे, ये जाती है। वासुकी अपनी ही दी हुई शक्ति में बंध गए थे। सपेरा भी झूम झूम कर वह अद्भुत बीन बजाने लगा। इस दृष्टा की तुम्हें भयंकर सजा मिलेगी। तब जबकि वासुकी पूरी तरह से बीन के स्वरों में बंध गए थे, पकड़ में आ गए वासुकी। सपेरे ने झट से उसे पिटारे में कैद कर लिया। हा हा हा, अब नागों को मेरी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। नागलोक में हंगामा मच गया था। ये खबर पहुंची कि नाग सम्राट कैद हो गए, वासुकी बंदी। नागलोक में हुई आपातकालीन बैठक। ये सपेरा नागराज के बदले प्रज्ञाकाली शक्ति खड़क मांग रहा है। हाँ हाँ, हमें महाराज चाहिए। हमें उसे शक्ति खड़क दे दो। हमें महाराज चाहिए। और शक्ति खड़क वासुकी के अपहरणकर्ता सपेरे के हाथों में सौंप दिया गया। ये लो शक्ति खड़क, नीच मानव, और महाराज वासुकी को छोड़ दो। हाँ हाँ, उसे ले जाओ। अब मैं मेरे किस काम का? कामयाबी हासिल कर सपेरा वहां से निकल गया। फिर विश्व के बलशाली मानव, अफ्रीका के जंगलों का बेताज बादशाह सम्राट थोडंगा को सपेरे वे उस खंडक को सौंप दिया। लीजिए मान थोडंगा, मैं नागलोक से शक्ति खड़क लाने में कामयाब हुआ। शाबाश, ये एक शक्ति खड़क नागराज को कत्ल करने में जरूर सफल होगी। सपेरे, अब हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। सम्राट थोडंगा शक्ति खड़क लेकर पहुंचा मिस किलर के पास, जो इन दिनों तंजानिया के जंगलों में सम्राट थोडंगा की मेहमान बनी हुई थी। मिस किलर, नागराज के खात्मे के लिए हमने जो अपनी वंचित वस्तु प्राप्त कर ली है, अब आप कहां तक पहुंची? बस कुछ ही देर में यह मशीन हमारे लिए एक शक्तिशाली आदमी तैयार कर देगी, जो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, हमारे दोनों ही दुश्मनों को सफाया कर देगी। और मिस किलर के कंट्रोल लीवर पर खींचते ही खाली कैबिन में जैसे तूफान खड़ा हुआ। अगले ही पल उसमें नजर आई वह रहस्यमयी आकृति, जिसे आने वाले दिनों में एक नया तूफान खड़ा करना था। प्रसन्नता से चीख पड़ी मिस किलर। मैं कामयाब हो गई थोडंगा। हा हा हा, वह देखो जंगली किस तरह जापान की सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के पात्र बुकाकू में परिवर्तित हो गया है। तो ये हमारे किस काम आएगा? क्या हमें नाच दिखाएगा? ओह नहीं सम्राट थोडंगा, अब मैं इस मशीन के द्वारा अपने इसमें जापान की गुप्त मार्शल आर्ट्स विद्या के सभी दाव पेच व पैतरे भरूंगी, और तब ये हमारे मिशन को सफल बनाएगा। किंतु ये काम तो हमारा कोई साधारण जंगली भी कर सकता है। फिर ये बुकाकू ही क्यों? क्योंकि बुकाकू में होगी जापान की उस सर्वश्रेष्ठ कला की हर बार की और जो फुर्ती इसमें होगी वह तुम्हारे किसी जंगली में नहीं होगी। फिर मिस किलर मशीन पर झुक गई। पहले मैं इसमें जूडो कराटे की शक्तियां भर लूं, फिर तुम्हें इसका कमाल दिखाती हूं। हमारे दोनों ही प्रतिरूप मार्शल आर्ट्स के माहिर हैं।
इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए ये जरूरी है। मिस किलर ने खटाखट कई बटन दबा दिए। बुकागू के बदन में जैसे हजारों वाट की बिजलियां समा गईं और अगले ही क्षण वह कैबिन का ब्लूटूथ मजबूत शीशा का एक ही किक में तोड़कर बाहर आ गया। मिस किलर को बुकागू का प्रणाम। सम्राट थोडंगा अब यह तैयार है। अपने सभी शक्तिशाली जंगलियों से लड़वाकर आप इसकी योग्यता परख सकते हो। हाँ, यह जरूरी है, किंतु मैं खुद भी परखूंगा इसे। अगले ही पल सम्राट थोडंगा और 20 जंगली दौड़ पड़े बुकागी की ओर। फुर्ती से झपटा बुकागू अपनी ओर आते देख थोडंगा पर अपनी शक्तिशाली किक का स्वाद चखा दिया सम्राट थोडंगा को उसने। चीख निकल गई महाबली सम्राट थोडंगा के मुंह से। वह पीठ के बल जाकर टकराया पथरीली जमीन से। हाय, टूट गई मेरी बिना कवच की कमर, मार दिया रे। सम्राट थोडंगा की कमर पर उगा कछुए की पीठ का वह मजबूत कवच नागराज और थोडंगा में नागराज से हुई जंग में दौरान टूट गया था, जो भी अभी पूरी तरह से दोबारा नहीं उग पाया था। सम्राट थोडंगा के गिरते ही बुकागू टूट पड़ा था बाकी के प्रतिनिधियों पर। बुकागू जूडो कराटो का सुंदर प्रदर्शन कर रहा था। बिजली की फुर्ती से नाचता उसका बदन जंगलियों के बीच कहर बरसा रहा था। उफ, हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा। इस तरह किसी को लग रहा था कि उसे लड़ रहा है। कुछ ही पलों में मिस किलर, आज्ञा दें, अब मुझे क्या करना है। क्यों थोडंगा, क्या विचार है तुम्हारा? यह है काबिल? क्यों शर्मिंदा करती हो मिस किलर? बुकागू ही नागराज को कत्ल करने में काबिल है। सम्राट थोडंगा खड़ा हुआ। ये लो बुकागू, ये शक्तिशाली खड़क, तुम ही इसके असली हकदार हो। अब तुम्हें हमारे सबसे बड़े दुश्मन नागराज को पकड़कर हमारे सामने लाना है और फिर यही हमारे सामने उसका कत्ल करोगे। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। पलक झपकते ही गायब हो गया वह। ये कहाँ गया मिस किलर? हा हा हा, यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है सम्राट थोडंगा। बुकागू ट्रांसमीटर हो गया है मुंबई, जहां इस वक्त नाग कुमारी विसर्पी मौजूद है। इससे मिलने नागराज वहां जरूर आएगा। बुकागू जब चाहे जहां चाहे ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम इस स्क्रीन पर देखेंगे नागराज और बुकागू का टकराव। अब मुझे हमारी जीत और नागराज की हार का विश्वास होने लगा है। असाधारण शक्तियों का स्वामी नागराज जादू के शहंशाह का आतंक समाप्त कर आ गया था हिंदुस्तान। तूतेन खामेन में शानदार टक्कर की मैं कभी नहीं भूल सकता। विसर्पी बंबई शिक्षा ग्रहण करने आई हुई है। अब मैं उससे मिलने उसके हॉस्टल जा रहा हूं। फिर वह होटल से बाहर निकला। वह मुझसे मिलकर कितना खुश होगी। किंतु होटल पहुंचकर नागराज को लगा एक झटका। विसर्पी, वह तो 4 दिन से हॉस्टल से गायब है। पुलिस भी यह थक हार कर बैठ चुकी है। विसर्पी की चिंता सताने लगी नागराज को। हॉस्टल से निकलकर वह एक और बढ़ चला। मुझे उसके बॉडीगार्ड शूलकंठ से संपर्क बनाना होगा। सुनसान तट पर पहुंचकर वह रुका। शूलकंठ, तुम जहां भी हो मेरे सम्मुख प्रकट हो। कुछ ही देर कोशिश के बाद लगता है वह कहीं आसपास ही है, पर कहां? नागराज की मानसिक तरंगों का जवाब शूलकंठ की मानसिक तरंगों के जरिए मिल रहा था। नागराज उन मानसिक तरंगों का पीछा करते हुए समुद्र की ओर बढ़ चला। समुद्र के अंदर से आ रही है संकेत। लगता है वह किसी खतरे में है। कुछ ही देर बाद सामने था वह दृश्य, जवा देने वाली खौफनाक दृश्य। नाग कुमारी विसर्पी को वह दानव अपने विशाल मुंह में डालने ही वाला था कि उसके हाथों को नागरस्सी से जकड़ लिया। नागरस्सी यानी नागराज। दानव के हाथों लगा एक झटका। नाग सम्राट नागराज, तुम? नागराज टूट पड़ा दानव पर। ओह, पानी के अंदर मेरी ताकतवर वार भी इसे प्रभावहीन है। दानव ने नागराज को पकड़ लिया और अपने विशाल मुंह में डाल लिया। नागराज जा पहुंचा था दानव के पेट में। यह क्या हुआ? बाप रे, यहां तो तू सांस भी नहीं ले पा रहा। हाय, ये कौन है? क्या जीवित है ये? तभी नागराज पर पड़ी किसी एक शरीर पर नजर। सीधे ही नागराज दम घुटने लगा। सर्पदंश ही अब मुझे इस विपत्ति से निकाल सकता है। बाहर दानव का आतंक जारी था। फिर वह विसर्प की तरफ बढ़ा। नागराज को तो तू निगल ही चुका है दानव, अब मुझे भी निगल ले। किंतु तभी दानव को लगा एक भयंकर झटका। उफ, यह क्या हुआ? अगले ही क्षण दानव भयंकर चित्कार से उठा
उफ, ये क्या हुआ? समुद्र के पानी में भयंकर हलचल मच गई। देखते ही देखते दानव का विशाल शरीर गलने लगा। घोर आचार्य, दानव का शरीर पिघल रहा है। यह तो नागराज का विष का कमाल है। दूसरे पल, नागराज, नागराज, अरे ये विषक को उठाए ला रहा है। विषक अभी जिंदा है। कुछ देर बाद समुद्री नागलोक में विशाख नागराज को अपने साथ घटी घटना का विलक्षण विवरण दे रहा था। नागराज, हम समुद्री नाग कभी कभी घूमने के लिए समुद्र के बाहर चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन ये दोनों मुझे मानव नहीं लग रहे, जरूर ये नाग मानव हैं। शूलकंठ, रविवार को समुद्र तट पर घूमना कितना अच्छा लगता है। हाँ नाग कुमारी। तभी एक तरफ शोर उठा। हा हा, चलो खाली करो, पंगा दादा आ रहे हैं। हुर्र। विशर्वी के पास पहुंचकर जीप से एक मजबूत हाथ ने उठा लिया। हुर्र, समुद्री सुंदरी, हाय सुंदरी। ओह, सन रह गया था पल भर शूलकंठ। फिर वह चीखता हुआ उन जीपों की तरफ दौड़ा। महाबली विशाख जो ये सब देख रहा था तेजी से हरकत में आया। मुझे इन इंसानी दरिंदों से बचाना होगा। रुक जाओ कमीनों, कुमारी विशर्पी को छोड़ दो। और एक के पीछे एक दो धमाके गूंज रहे थे। आउच! पंगा दादा से, पंगा नहीं बचेगा, अब ये नहीं बचेगा। दो बदमाशों जीप से उतरे। क्यों बे, दादा की गाड़ी तोड़ी तूने? हम तेरे हाथ तोड़ेंगे। विशाख ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे कर दिए। ले तोड़। होंकियां हरकत में आई। विशाख के हाथ हिले। साथियों की यह गत देखकर पंगा दादा के सभी गुंडे जीपों में कूदे और भयंकर जंग छिड़ चुकी थी समुद्र तट पर। विशाख के लिए तुम मच्छरों से ज्यादा नहीं। शूरकंठ भी इस जंग में शामिल हो गया था। कुमारी विशर्पी को छूकर तुमने अपनी मौत बुला ली है। महाबली विषाक्त के बाहुबल से पंगा दादा और उसके साथियों को दिन में तारे दिखा दिए। कुछ देर बाद, पंगा दादा, अब के बाद तू किसी से पंगा नहीं ले सकेगा, तेरे हाथ तोड़ दूंगा मैं। नहीं, मुझे माफ कर दो उस्ताद, माफ कर दो रे। पंगा दादा उस्ताद मान गया था विषाक्त को, किंतु अभी वहां बिजली सी कौंधी। उफ! वहां प्रकट हुआ एक अद्भुत आकृति। बुकाकू तुम्हारी मदद को आया है पंगा दादा, डरने की जरूरत नहीं अब तुम्हें। विशाक्त ने बुकाकू को छलांग लगा दी। चलो पहले हिमायती को ही खत्म कर देते हैं। छलावे की तरह बुकाकू अपनी जगह से हिला। उफ, इसमें तो बिजली सी फुर्ती है। विशाक्त उछला। मेरे लिए ये बचकानी लड़ाई है। जापान की कुंफू फाइटिंग कला से विश्व भर से मुझसे कोई नहीं जीत सका। कुंफू की पैनी दृष्टि उसकी हर हरकत परख रही थी। बुकाकू ने उसकी हवा में लहराती टांगे पकड़ ली। इसकी युद्ध कला तो अच्छी है, पर यह महाबलशाली भी है। उछाल फेंका बुकाकू ने विषाक्त को। हा हा, बुरी गत बनाई है बुकाकू ने इस पहलवान की। विषाक्त संभला और, आओ मित्र, इससे हम नहीं जीत पाएंगे, रूप बदलकर निकल चलो। शीघ्र ही तीनों नाग बन गए। भागो समुद्र की ओर। ये क्या, ये सांप कैसे बन गए? किंतु पंगा दादा को अपने सवाल का जवाब ना मिल पाया। कुछ ही पलों में अथाह समुद्र में विलीन हो गए। भाग गए कायर। उनमें से दो की मुझे जरूरत थी पंगा दादा, और इसीलिए मैं तेरी मदद को आया था। खैर, देर सवेर नागराज को जरूर इस कार्य का पता चलेगा, और फिर वह जब तेरे पीछे पड़ जाएगा, और तब मैं तेरे साथ हूं। 2 दिन ये नागलोक में है, हमारे मेहमान रहे, किंतु आज जब हम इन्हें विदा करके नागलोक से बाहर पहुंचेंगे तो भयानक समुद्री दानव ने हमारा रास्ता रोक लिया। मैं उससे लड़ा, किंतु उसने मुझे निगल लिया। अगर तुम समय पर न आते तो वह बहुत से लोगों की हत्या कर देता। फिर कुछ देर बाद समुद्र तट पर नागलोक वासियों ने दी नागराज और विशर्पी और शूलकंठ को एक भावभीनी विदाई। लो नागराज, ये नागलोक की तरफ से तुम्हारी वीरता और शौर्य मित्रता का प्रणाम चिन्ह। धन्यवाद विशाक्त, विशर्पी की रक्षा कर नागराज को तुमने अपना ऋणी बना दिया है। विशर्पी को होटल पहुंचाकर नागराज चल पड़ा था पंगा दादा और बुकाकू की खोज में। विशर्पी पर हमला करने वालों को बख्शूंगा नहीं मैं। मुंबई के होटलों, क्लबों और रेस्तराओं में पंगा दादा जैसे मशहूर हस्ती की खोज रहे थे। धारावी का मालिक है वो। धारावी? पंगा दादा कसाई था पूरा।
हैवानियत भरा काम करके वह पलटा। विक्टर, इनके जख्म भर जाएं तो इन्हें भीख मांगने बैठा देना। विकलांगों को भीख अच्छी मिलती है। ठीक है दादा। तभी एक मवाली ने वहां प्रवेश किया। पंगा दादा, विश्व आतंकवाद का दुश्मन महाबली नागराज आपको ढूंढता फिर रहा है। रूह फना हो गई पंगा दादा और नागराज का नाम सुनकर। क्या नागराज मुझे ढूंढ रहा है? बड़े बड़े अपराधियों का संहारक मुझ छोटे से गुंडे से क्या पूछना चाहता है? ऐसा ही होता है अपराध जगत में नागराज का नाम सुनकर। मुझे तो कहीं छुप जाना चाहिए, अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। कांप उठा था वह। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी वहां। कहीं नहीं छुपोगे तुम, बुकागू के रहते तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं। बुकागू? पंगा दादा बुकागू के चढ़ने में गिर पड़ा। मुझे बचा लो रे, बचा लो अपने बच्चों को बुकागू। नागराज मुझे मार डालेगा। नागराज के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ पंगा दादा, और उसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा वह। तभी नागराज ने वहां प्रवेश किया। नागराज, बुकागू बोलो कहाँ चलोगे मुझे? पर पहले इस कसाई को मौत के घाट उतारूंगा मैं। बुकागू ने नागराज पर कराटे का एक जबरदस्त प्रहार किया। पंगा दादा तक तेरे कदम नहीं बढ़ने दूंगा मैं। बुकागू की शक्ति का एहसास हुआ नागराज को। जोकर समझकर लड़ रहा था मैं इससे। ये तो कुंफू का मास्टर है। बुकागू टूट पड़ा नागराज पर। कितना सुंदर प्रदर्शन है। बेहतरीन जापानी कराटे का है ये। नागराज को उठाकर उछाल फेंका बुकागू ने। एक बार मौका मिल जाए तो। नागराज को कुंफू कराटे में मात देने वाला निस्संदेह विश्व का सर्वश्रेष्ठ फाइटर है। किंतु अभी नागराज हारा कहाँ था। उसे जिस मौके की तलाश थी वह उसे मिला। जितनी तेजी से बुकागू ने नागराज को उछाला, इतनी ही तेजी से वह वापस आया। बुकागू के सीने में भयंकर गति से टकराई नागराज की किक। नागराज फुर्ती से पलटा पंगा दादा की तरफ। नागराज के अगले वार ने पंगा दादा की कनपट्टी को रौंद दिया। पंगा दादा कसाई, तुझे अभी तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नीच गरीब बच्चों की जिंदगी तबाह करता है तू। पंगा दादा, अब तेरी मौत भी रोकने वाला कोई नहीं उठ पाएगा। नागराज ने उठा ली वह कुल्हाड़ी जिस पर पंगा दादा के हाथों के बच्चे हाथ पैर काटता था। बच्चों को अपाहिज बनाकर उनसे भीख मंगवाता है तू। अब तेरी ही कुल्हाड़ी से तुझे काटूंगा मैं। किंतु पंगा दादा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह बहरा हो चुका था। वह उसे सिर्फ दिख रहा था, मौत की तरह अपनी तरफ बढ़ता। और धरती में एक और पापी का खात्मा हो गया। किंतु तभी नागराज के शरीर से पैवश हुई शक्ति खटक। बस, बहुत हाथ दिखा चुका, अब इसे ले जाने का समय आ गया है। नागराज के शरीर में एक तूफान उठने लगा। पीठ पर वार। बुकागू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेहोश हो गया बेचारा। मिस किलर कितनी खुश होंगी इसे देखकर। हा हा हा। सुपर कमांडो ध्रुव, जिसने समाज व अपराध के कोड को खत्म करने का बीड़ा उठाया था। सुपर कमांडो ध्रुव, जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा पर अटल था, बढ़ा जा रहा था कमांडो हेडक्वार्टर की ओर। कमांडो फोर्स को आज पैराट्रूपिंग की प्रैक्टिस पर ले जाना है। तभी एक शक्तिशाली आकृति मोटरसाइकिल के सामने आ खड़ी हुई। अरे यह क्या, कौन है यह? उसने पेट्रोल से भरा एक कनस्तर खाली कर दिया। फिर ध्रुव के मुंह से निकली हैरत भरी आवाज, जुबिस्को। जुबिस्को ने तिल्ली पेट्रोल पर फेंकी। आग का तूफान उठा। मैं तो समझ रहा था यह मर चुका है। मरेगा अब तो ध्रुव। और अब इसका चेहरा कैसे ठीक हो गया। ओह, जब इसको वे ध्रुव की शानदार टक्कर जाने के लिए पड़े प्रतिशोध की ज्वाला और बहरी मौत। विश्व के सबसे ताकतवर आदमी के नाम से मशहूर ग्लोब सर्कस के कलाकार जुबिस्को ने ध्रुव को घूसों का स्वाद चखाया। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। उफ, ताकत में निस्संदेह वे ध्रुव से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अभी तो इससे निपटना ही मुश्किल हो रहा है। ध्रुव ने कनस्तर उठा लिया। अब यही तुझे जुबिस्को से बचाएगा। और फिर ध्रुव ने खाई एक कलाबाजी। इस किक में बड़ी ताकत है पहलवान।
पल भर में जुबिस्को का शक्तिशाली शरीर आग की लपेट में आ गया। उफ, अगर ये खत्म हो गया तो मुझे इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? किंतु अगले ही पल वह हैरान हो गया। ये एक चमक के साथ ये गायब हो गया। हाय, ये क्या मिस्ट्री है? कमांडो हेडक्वार्टर के पास पहुंचते ही एक शरीर तेजी के साथ ध्रुव से टकराया। ओह, ये क्या है? दोनों फुर्ती से खड़े हुए। ध्रुव, ये करीम को मार डालेगा। कौन मार डालेगा करीम को? कान धमक गए ये नाम सुनकर ध्रुव के। रोमन हत्यारा? पता नहीं कहां से आया है वह। करीम उसके शिकंजे में फंसा हुआ है। रोमन हत्यारा? ये फिर कहां से आ गया? रोमन हत्यारे ने करीम की गर्दन को दबोच लिया। छोड़ दे इसे हत्यारे, वरना। हाथी की टक्कर से रोमन हत्यारे को किक का कोई असर नहीं होने वाला था। उफ, मैं इसकी असीमित शक्ति को भूल गया। तुम आ गए ध्रुव, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। इसकी ताकत इसके टोप में है। मुझे किसी तरह इसका टोप उतारना होगा। उफ, अगले ही पल ये टोप ध्रुव के हाथ में था। इसकी ताकत तो मेरे हाथ में है, फिर ये हंस क्यों रहा है? आए, यह है क्या? एक टोप अभी भी रोमन हत्यारे के सिर पर सजा हुआ था। यह क्या अजूबा है? मेरे सिर के टोप उतार उतार कर ये कमरा भर जाएगा, लेकिन एक टोप फिर भी मेरे सिर पर दिखता रहेगा तुम्हें। एक बार इस रोमन हत्यारे की तलवार ध्रुव की गर्दन में सटी हुई थी। किसी भी क्षण यह तलवार मेरी गर्दन चीर डालेगी। कई काम एक साथ हुए। थैंक यू रेनू। और रोमन हत्यारे का शरीर खतरनाक अम्ल यानी एल्फिसिड एसिड पे नहा गया। अब तेरा किस्सा खत्म। कमरे में गूंज उठी उसकी भयानक की चीखें। उसके साथ ही बिजली सी कौंध उठी। गायब हो गया रोमन हत्यारा भी। रेणु, पीटर, करीम तीनों ने घेर लिया ध्रुव को। कैप्टन, क्या बोला थी ये? यह कौन था? पर्शन षड्यंत्र। कोई गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, किंतु अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं मुझे कुछ। फिर ध्रुव ने उन्हें जुबिको वाली घटना से भी अवगत कराया। हेडक्वार्टर छोड़ चारों निकल पड़े थे राजनगर एरोड्रम की तरफ। कैप्टन, पैरा ट्रैपिंग में मजा आ गया। हाँ, किंतु बहुत सावधानी से सीखना होगा ये तुम्हें। 1000 फुट ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सभी ने अच्छी तरह पैराशूट कस लिए। कुछ ही पल बाद ये हमें ड्राइव करना है। यस कैप्टन, हम रेडी हैं। किंतु वह कुछ पल और लंबे खिंच गए। क्या चक्कर है? अब तक तो पायलट को हमें ड्राइव के लिए बोल देना चाहिए था। मैं चेक करके आता हूं। कॉकपिट में पहुंचकर ध्रुव को लगा एक झटका। ये क्या, हिमालय तक पहुंच गए हम? पायलट, ये क्या कर रहे हो तुम? पायलट पलटा और एक झटका लगा ध्रुव को। नरसिंह, तुम यहां? हाँ, तुम्हारी मौत। नरसिंह ने प्लेन ऑटोमेटिक पायलट पे किया। फिर कैप्टन, चारों फुर्ती से उछले। इसके हाथ पर बंधा पट्टा खोल दो, ये साधारण आदमी रह जाएगा। चारों उस दानवकार शरीर से लिपट गए। चूहे हाथी पर चढ़ गए। अभी पता चलेगा बेटा कि चूहे क्या चीज हैं। उसने अपनी शरीर पर एक हल्की सी जुम्बिश दी। हैं, इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। हाँ बच्चे, क्योंकि मैं अब असली नरसिंह हूं। ध्रुव का दिमाग चीखा। उसकी आंखों का निशाना लेकर गोली चलाओ। बुलेट अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी। नरसिंह के जानने के लिए पड़े आदमखोरों का स्वर्ग व स्वर्ग की तबाही। अचूक निशाना था और क्रूर हंसी। हा 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 हा, शरीर तो मेरा बुलेट प्रूफ है ही, आंखों में भी बुलेट प्रूफ कॉन्टेक्ट लेंस लगे हुए। मूर्ख। उफ, बहुत भयंकर रूप है के सामने आया है ये। नरसिंह तवाई पर उतारू था। नरसिंह तुम सबको मार डालेगा। उस भयंकर उठा पटक के प्लेन डगमगाने लगा। ये प्लेन अब नहीं बचेगा। फुर्ती से उठा ध्रुव और चलो जल्दी से बाहर कूद जाओ। किसी भी क्षण यह प्लेन किसी पहाड़ी से की चोटी से टकरा सकता है। कैप्टन, तुम समय खराब ना करो, कूदो। कैप्टन का आदेश मानने पर मजबूर थे वे और कूदते ही ध्रुव ने छलांग लगा दी। लेकिन अब वह बिना पैराशूट के नीचे की ओर बढ़ चला। अगले ही क्षण आसमान तीव्र धमाके के साथ थर्रा उठा। वह तो गया, पर अब मेरा क्या होगा? ध्रुव का गिरता हुआ शरीर शीघ्र ही पीटर कमांडो और पीटर के निकट पहुंचा। आओ कैप्टन, हमारे हाथ पकड़ लो।
ध्रुव के मजबूत हाथों ने पीटर व करीम के हाथ थाम लिए। अगर ये पैरासूट आपस में उलझ गए तो चारों साथ ही मरेंगे कैप्टन। वे सुरक्षित उतर आए। तीनों ने पैरासूट अपने जिस्मों से अलग कर लिए। कैप्टन, अब हम वापस राजनगर कैसे जाएंगे? मुझे तो भयंकर ठंड लग रही है। मुझे भी। उसके लिए मेरे पास ये यंत्र है जिसे तुम तीनों बारी बारी अपनी बेल्ट पर लगाकर इस ठंड से बच सकोगे। और कैप्टन मैं इच्छा शक्ति से ठंड पर काबू रखूंगा। किंतु तीनों ने वह शीत रंग लगाने से इनकार कर दिया। नहीं कैप्टन, हम भी अपनी इच्छा शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं आज। ठीक है कमांडोज, जैसी आपकी मर्जी। चारों तेजी से नीचे उतर रहे थे। यतिराज, आओ। यतिराज को देखकर ध्रुव का चेहरा खिल उठा। आओ मित्र यतिराज, आज हमें तुम्हारी जरूरत है। किंतु ध्रुव के मित्रता बढ़ाते ही हाथ आगे को थामकर यतिराज ने उछाल फेंका। यति और मानव में क्या मित्रता मूर्ख। उफ, ये यतिराज भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। ध्रुव ने चला दी लात। इसका मतलब यह असली यतिराज नहीं है। ध्रुव के दिमाग में गूंज उठे यतिराज के वह स्वर। तुमको जब हमारी जरूरत हो तो हिमालय पर हमको कहीं भी बुला लेना। बर्फ की चिता। यतिराज को जानने के लिए पड़े बर्फ की चिता। अपने कैप्टन की मदद को आगे बढ़ती रेणु ने यतिराज पर छलांग लगा दी। कैप्टन को मारता है गुंडे, और असली यतिराज को बुलाने के लिए मुझे उससे आवाज लगानी ही होगी। यतिराज ने किसी खिलौने की गुड़िया की तरह उसे लपक लिया। यतिराज, यतिराज। यतिराज ने उसे उछाल फेंका रेणु को। रेणु की मौत की तरफ बढ़ते शरीर को थाम लिया विशाल हाथों ने। क्रोधित ध्रुव ने उठा ली एक भारी हिमशिला। वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। ध्रुव, सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी है वो। तुम सब भी यही जाओगे क्यों? बच्चों, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा कमीने। लेकिन बड़े आराम से बच गया वह ध्रुव का व्यवहार। हा हा, अब होगी तेरी चट्टान पर तेरी सर। किंतु चट्टान को फेंकने के लिए यतिराज का एक हाथ उठा ही रह गया, क्योंकि असली यतिराज आप आ गए। हाँ ध्रुव, हिमालय में गूंजती तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच गई। और असली यतिराज ने नकली यतिराज को उछाल फेंका। जाओ मरो, हमारे क्षेत्र में हमारे मेहमान से लड़ते हो। और ध्रुव ने देखी वह चमक। गायब कैप्टन। सबके चेहरे पर खुशी खिल उठी रेणु को सुरक्षित देखकर। रेणु, मुझे यतिराज ने बचाया है ध्रुव। फिर राजनगर आईजी राजन के सामने। और फिर हम पास के भारतीय सैनिक शिविर तक पहुंच गए, जहां से हम अभी आर्मी हेलीकॉप्टर द्वारा यहां पहुंच गए हैं। लेकिन यह कैसा षड्यंत्र चल रहा है तुम्हारे खिलाफ? मैं इसकी तह तक जरूर पहुंचूंगा पापा। भैया, आपने वादा किया था आज मेरे साथ नेशनल लेक में हो रही नौकायान में प्रतियोगिता देखने चलेंगे, क्यों नहीं? उसमें तुम जो हिस्सा ले रही हो। गाइस, ये था इस कॉमिक का पहला भाग। तो हम अगले भाग को पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इस कॉमिक्स के अगले पार्ट में। थैंक यू।